मेरा नाम राहिल है। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है और मैं एक सादे पढ़े लिखे शरीफ परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह आज से लगभग 2 साल पुरानी है, लेकिन उसका असर आज भी मेरे दिल और दिमाग में उसी तरह मौजूद है। यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि एक खामोश एहसास की दास्तान है जो बिना बताए इंसान के अंदर जगह बना लेता है। 2 साल पहले की बात है, जब ताया की इकलौती बेटी हमारे घर रहने आई थी। उसका नाम साइमा था और उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी। गोरा रंग, सादा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसकी खूबसूरती दिखावे वाली नहीं थी, बल्कि सादगी में छुपी हुई थी। वह हमारे घर यूं ही नहीं आई थी, बल्कि इसके पीछे मजबूरी भरे हालात थे। 2.5 महीने पहले उसकी माँ का अचानक इंतकाल हो गया था। ताया फौज में थे और रस्मों के बाद उन्हें दोबारा ड्यूटी पर जाना पड़ा। गांव में एक जवान लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं समझा गया। बड़े ताया का घर भी उसी गांव में था, लेकिन वहाँ साइमा का रिश्ता पहले से तय था, इसलिए वहाँ उसका रहना मुनासिब नहीं था। ऐसे में मेरे पिता ने जिम्मेदारी लेते हुए उसे अपने घर ले आने का फैसला किया। हमारा घर गांव से दूर शहर में था। हम 3 भाई थे, मैं सबसे बड़ा, फिर नासिर और सबसे छोटा कासिम। घर में माला के अलावा कोई लड़के नहीं थी, इसलिए साइमा की मौजूदगी हम सब के लिए नहीं थी। शुरू के दिनों में वह बहुत ही चुपचाप रहती थी। माँ की जुदाई का असर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे रहते और चेहरा बुझा बुझा सा लगता था। साइमा बीएससी के पहले साल में थी। गांव से शहर आने का बाद उसका दाखिला यहाँ के कॉलेज में करवा दिया गया। वह घर के छोटे मोटे काम करती, माँ का हाथ बटाती और अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती। काशिफ से उसकी थोड़ी बहुत घुलन मिलन थी। शायद उम्र करीब होने की वजह से हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और अक्सर घर से बाहर ही रहता था। शायद इसी वजह से मैंने कभी साइमा की मौजूदगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हाथ और पैर में काफ़ी चोटें लगी और बुखार भी हो गया। 2 दिन तक मैं घर में ही रहा। इन्हीं 2 दिनों में मैंने साइमा को पहली बार ठीक से देखा। हादसे के अगले दिन सुबह मैं दर्द की वजह से कमरे से निकलकर लाउंज में आकर बैठ गया। उस वक्त साइमा किचन में नाश्ता बना रही थी। पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। वह बिल्कुल चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी, बिना किसी शिकायत, बिना किसी दिखावे के। उस दिन मैंने गौर किया कि वह सुबह से लगातार काम कर रही थी। नाश्ता, सफाई, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, सब कुछ बिना रुके, बिना थके। उसकी खामोशी मुझे अजीब लगने लगी। क्या कोई इंसान इतना चुप रह सकता है जब उसने गुलाबी फूलों वाला सूट पहना हो और उसके बालों में हल्की सी नमी थी? तो न जाने क्यों मेरी नज़रें वहीं ठहर गई। उसमें कोई बनावट नहीं थी, फिर भी वह बाकी दिनों से अलग लग रही थी। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पहली बार सच में देख रहा हूँ। दिन यूं ही गुजर गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। यह मोहब्बत का इजहार नहीं था, बल्कि एक अनकहा एहसास था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। शाम तक मैं खुद से लड़ता रहा, अपने दिल को समझाने की कोशिश करता रहा। यह वही साइमा थी जो मेरे चचाजाद बहन थी और पहले से किसी और के नाम से जुड़ी हुई थी। फिर ये बेचैनी क्यों? उस एक दिन से मेरी सोच को बदल दिया गया। इसके बाद मेरी जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में चलने लगी, लेकिन मेरे अंदर एक खामोश सा तूफान बस चुका था। उस दिन के बाद जिंदगी बाहर से पहले जैसी ही चलती रही, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये बदलाव कैसा है। मैं पहले की तरह यूनिवर्सिटी जाने लगा, दोस्तों से मिलता रहा, हंसता बोलता, मगर दिल की किसी कोने में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। घर लौटते वक्त कदम अपने आप भारी हो जाते थे, जैसे किसी अनजाने बोझ के साथ घर में दाखिल हो रहा हूँ। साइमा अब भी पहले जैसी ही थी। वही सादगी, वही खामोशी, वही जिम्मेदारी। सुबह उठकर माँ के साथ घर के कामों में लग जाना, फिर कॉलेज जाना और लौटकर दोबारा कामों में जुट जाना। उसने कभी थकान का जिक्र नहीं किया, कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बोलता नहीं था, मगर महसूस जरूर होता था। धीरे धीरे मुझे ऐसा होने लगा कि मेरी नज़रें बेवजह ही उसे ढूंढने लगी हैं। कभी वह रसोई में दिख जाती तो मैं बिना जरूरत पानी पीने चला जाता। कभी वह आंगन में बैठी होती तो मैं किसी काम का बहाना बना लेता। ये सब अनजाने में होता था, जानबूझकर नहीं। फिर भी हर बार खुद से शर्म आती थी। वे मेरी अपनी रिश्तेदार थी, बचपन से जानी पहचानी।
फिर ये दिल क्यों बेकाबू हो रहा था। वक्त गुजरता गया और घर में उसकी शादी की बातें शुरू होने लगी। बड़ा बड़ी ताई का आना जाना बढ़ गया। कपड़ों और बाजारों की बात होने लगी। घर में हलचल बढ़ गई। साइमा वही सब करती रही, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसा ज्यादा ठहराव आ गया था, जैसे उसने अपने मन को कहीं अंदर ही अंदर बांध लिया हो। कोई उसके कुछ पूछता तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ ही सिर हिला देती। न ज्यादा खुशी, न ज्यादा दुख, जैसे सब कुछ पहले से तय हो और उसे बस निभाना हो। उसकी ये खामोशी मुझे अंदर से चुभने लगी। मैं खुद से सवाल करता रहा कि आखिर मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी जिंदगी, उसके फैसले, उसका रिश्ता, लेकिन इन सवालों को मानने को तैयार नहीं था। एक शाम मैं छत पर अकेला बैठा था। नीचे आंगन में माँ और साइमा किसी काम में लगी थी। उनकी धीमी आवाजें ऊपर तक आ रही थी। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, मगर उनकी मौजूदगी ही काफी थी। दिल की धड़कन तेज होने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ आगे बढ़ना भी गलत है और पीछे लौटना भी मुश्किल। उसी रात देर तक नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि क्या ये सब मेरी ही गलतफहमी है, या फिर यह वही सच्चाई है जिससे मैं भाग रहा हूँ। सुबह आँख खुली तो मैं घर में वही रोज की आवाज़ें थी। बर्तनों की खनक, चाय की खुशबू, माँ की आवाज़ और साइमा की खामोशी। सब कुछ वैसा ही था, मगर मेरे लिए अब कुछ भी वैसा नहीं रहा था। वक्त अपनी चाल चलता रहा और मैं अंदर ही अंदर टूटता रहा। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे भीतर एक जंग सी चल रही थी। मैं घर में कम बोलने लगा था, ज्यादा वक्त बाहर रहने लगा था। यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी थी और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटता तो सबसे पहले मेरी नज़र अनजाने में साइमा को ढूंढती। वह कभी रसोई में होती, कभी माँ के पास बैठी कोई काम कर रही होती, या कभी अपने कमरे में पढ़ाई या सिलाई में लगी रहती। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन मेरे मन में हर दिन उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां अब साफ नजर आने लगी थी। माँ और बड़ी ताई अक्सर आपस में फोन पर बातें करती। कपड़ों, गहनों, रिश्तेदारों की चर्चा होती। मैं खाने की मेज पर चुपचाप बैठा सब सुनता रहता और हर शब्द मेरे दिल पर किसी बोझ की तरह गिरता। साइमा इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। कभी दुपट्टा ठीक कर लेती, कभी गिलास में पानी भरने लगती, जैसे वह खुद को इन बातों से अलग रखना चाहती हो। एक दिन माँ ने उससे पूछा कि उसे कौन सा रंग पसंद है, ताकि उसी हिसाब से कपड़े बनवाए जाएं। साइमा ने बिना नजर उठाए बस इतना कहा कि जो आप ठीक समझे। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में कुछ कसकर बांध दिया हो। उस रात मैं देर तक जागता रहा और पहली बार मैंने अपने दिल की सच्चाई को साफ शब्दों में माना कि मैं उसे चाहने लगा हूँ, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी हक के। यह एहसास मुझे डरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि इससे इसका कोई रास्ता नहीं है। वह पहले से किसी और की होने वाली है और मैं सिर्फ अपने ख्यालों में उलझा हुआ हूँ। एक बेबस इंसान था। अगले दिनों में बड़ी ताई घर आकर ठहर गई। घर में मेहमानों की आवाजाही बढ़ गई। हंसी खुशी का माहौल बनने लगा, लेकिन मेरे लिए हर मुस्कान बारी थी। मैं कोशिश करता कि किसी काम से बाहर निकल जाऊं, ताकि इन सब से दूर रह सकूं। एक शाम जब सब औरतें बाजार जाने की तैयारी कर रही थी, साइमा भी माँ के साथ जाने लगी। उसने हल्का नीला सूट पहना था और बालों को सलीके से बांधा हुआ था। माँ ने उससे कहा कि जल्दी आना, कुछ और काम भी है। उसने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर निकल गई। उस पल न जाने क्यों मुझे लगा जैसे वह इस घर से थोड़ा थोड़ा दूर जा रही है, सिर्फ बाजार के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। मैं दरवाजे के पास खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और दिल में एक अजीब सी खाली जगह बनती चली गई। उस रात खाना भी मुझे बेस्वाद लगा। मैं अपने कमरे में चला गया और देर तक यूं ही बैठा रहा। मन में बार बार यही सवाल उठता रहा कि क्या हर सही चीज का मतलब खुश होना होता है? क्या हर गलत एहसास को दबा देना ही समझदारी है? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बस इतना समझ आया कि कुछ रिश्ते नाम से पहले एहसास बन जाते हैं और फिर इंसान पूरी जिंदगी उन्हें अपने अंदर ढोता रहता है। शादी में अब कुछ ही दिन बाकी थे और घर पूरी तरह तैयारियों में डूब चुका था। रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया था। हर तरफ बातें ऐसी और योजनाएं चल रही थी। माँ कभी अलमारी खोलकर कपड़े गिनती, कभी गहनों की डिब्बी संभालती। बड़ी ताई सब कुछ ध्यान से देखती और बीच बीच में साइमा को बुलाकर कुछ न कुछ पूछ लेती। साइमा हर बात का जवाब बहुत सादगी से देती, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के, जैसे उसने खुद को हालातों के हवाले कर दिया हो। मैं इन सब से खुद को अलग रखने की कोशिश करता रहा,
कभी बाहर निकल जाता, कभी किसी दोस्त के पास चला जाता, लेकिन मेरे दिल का बोझ कहीं कम नहीं होता था। एक दिन माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि शादी के कार्ड बांटने में मदद कर दूँ। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया, कार्ड उठाता जाता, नाम देखता जाता और दिल के अंदर कुछ टूटता जाता। इन्हीं कार्डों में कहीं साइमा का नाम भी लिखा था, किसी और के साथ जुड़ा हुआ। उस पल मुझे पहली बार सच में एहसास हुआ कि यह सब अब कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। उस रात मैं छत पर देर तक बैठा रहा। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं गलत हूँ? क्या यह एहसास रखना भी गुनाह है? फिर मैंने खुद को समझाया कि इंसान अपने दिल को पर जो पूरा जोर नहीं चला सकता, लेकिन अपने कदमों पर जरूर चला सकता है। अगले दिन से मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने खुद को और पीछे खींच लिया। मैंने कोशिश की कि साइमा के सामने कम आऊं, उसकी तरफ नज़र न उठाऊं, उसके आसपास रहकर भी खुद को दूर रखूं। यह आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। शादी से एक दिन पहले घर में हल्दी का छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। औरतें गा रही थी, हंस रही थी। साइमा एक कोने में बैठी थी, पीले कपड़ों में सजी हुई, चेहरे पर वही पुरानी खामोशी। मैं उसे देख रहा था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, खुशहाल हो, चाहे उसमें मेरा कोई हिस्सा न हो। शादी के दिन जब वह विदा होकर इस घर से निकली, तो मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह खाली महसूस किया, जैसे किसी ने मेरे अंदर से कुछ निकाल लिया हो। लेकिन उसी पल मुझे सुकून भी मिला कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा रास्ता नहीं चुना जिससे रिश्तों पर आ जाए। वक्त गुजरता गया, घर फिर से शांत हो गया। मैं अपनी नौकरी में लग गया। जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार में लौट आई। लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, बस याद बनकर दिलों के किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। साइमा भी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी ही याद बनकर रह गई, एक खामोश एहसास जिसे मैंने जिया ज़रूर, लेकिन कभी कहा नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को